जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th आइए बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2025 में जो बच्चे देंगे वो आज उसको पढ़ाने वाले हैं इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। जी हाँ, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। तो उसमें आज हम पढ़ाने वाले हैं VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपकी बिहार बोर्ड में पूछा है और पूछेगा और पूछते रहेगा, है ना। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन में एग्जाम में तो आइए हम लोग चलते हैं पॉइंट की ओर। देखिए क्या है ये जो आपको जो लेकर के आए हैं, सीधा एनसीईआरटी से बिहार बोर्ड, एनसीईआरटी से बिहार बोर्ड। आइए चलते हैं, ठीक है। वो आप लोग देख रहे होंगे अर्थव्यवस्था लेसन नंबर 1 बाबू। जी हाँ, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 1 है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, है ना। सीधा एनसीईआरटी से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025। आइए फटाफट M2 क्लासेस की चैनल पे जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कीजिए फटाफट, ठीक है। फटाफट आइए। ये देखिए इकोनॉमिक्स ध्यान देंगे शुरू से, ठीक है। ये आपका लेसन नंबर 1 है। आइए क्वेश्चन में कहता है, पहला में आपकी सवाल क्या है, प्रश्न कहता है एक अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। आइए हम लोग जानते हैं एक अर्थव्यवस्था के कौन कौन सी क्षेत्र होते हैं। कहता है कि एक अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण प्रायः 2 दृष्टियों से किया गया है। कितने दृष्टि की बात कर रहा है? 2 दृष्टि की बात कर रहा है। एक स्वामित्व के आधार पर, अब एक व्यवस्था के आधार पर, एक है स्वामित्व के आधार पर। चलो, एक क्या है? एक है स्वामित्व के आधार पर और फिर क्या है? व्यवसाय के आधार पर। मतलब कि अर्थव्यवस्था को बांटने की जो दृष्टियां देखा जा रहा है वो 2 दृष्टि बांटा गया है। कौन कौन दृष्टि? एक स्वामित्व देख रहे होंगे आप सभी, एक व्यवसाय। तो कहता है कि स्वामित्व के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला निजी एरिया, फिर क्या कह रहा है? सामुदायिक एरिया। सामुदायिक मतलब सार्वजनिक एरिया। निजी क्षेत्र मतलब ऐसा एरिया जहां पे किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, किसी और को नहीं। किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, किसी और का। लेकिन सामुदायिक मतलब जिसमें अधिकार हमको भी होना चाहिए। हाँ, सार्वजनिक या सामुदायिक वही होता है। सामुदायिक मतलब होता है पूरी जनता का अधिकार हो, पूरी जनता का अधिकार हो। जैसे में कौन सा एरिया, कौन सा क्षेत्र की बात कर रहा है? सड़क, एक तो ये रोड हो गया, माने खेलने वाला आपको हो गया पार्क, उसमें तो सबका अधिकार है। जैसे में राजनीतिक कला में आइए, सबका अधिकार है इसमें। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। अब व्यवसाय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। व्यवसाय के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? किसको? अर्थव्यवस्था को। किसको? याद रखेंगे कि अर्थव्यवस्था को देखने का दृष्टियां 2 है, एक स्वामित्व के आधार पर, अब एक व्यवस्था के आधार पर। जो कि स्वामित्व पढ़ा दिया गया है 2 होता है, एक निजी और एक सार्वजनिक। हम लोग पढ़ेंगे व्यवसाय पर 3 होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, दूसरा बन रहा है, दूसरा, ठीक है। गया है इसको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक। बच्चों यहां से भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन। कैसे आता है कि प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है? तो आइए आज हमको हमको लग रहा है द्वितीयक क्षेत्र। यहाँ पे सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए आप लोग जान रहे हो, बहुत अच्छा बात है, क्योंकि इसके पहले ही मैंने पढ़ाया है, ऑब्जेक्टिव्स का करवाया है, तो उसमें ही पूरा बता दिया गया था, है ना। तो प्राथमिक का हम लोग बोलते हैं कृषि क्षेत्र, क्या बोलते हैं? और द्वितीयक का बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र। कौन क्षेत्र?
औद्योगिक सही लिखा हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र। देख देखिए बात यह आता है हिंदी में लिखने के बाद, सबसे बढ़िया हम पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में ठीक पढ़ाते हैं। हाँ, क्या आपको लगता है न पढ़ता लोग इंग्लिश में क्या इकोनॉमिक्स? आप पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड में, क्या आपको नहीं पढ़ रहा सीबीएसई बोर्ड में जी? ऐसा बात करते हैं आप। दुनिया में इंग्लिश सब चीज का हो सकता है, लेकिन इंग्लिश हिंदी का नहीं हो सकता है। इंग्लिश हिंदी विषय का नहीं हो सकता है। इंग्लिश हिंदी विषय को हिंदी पढ़ लीजिए, बाकी सारा सब्जेक्ट को इंग्लिश में किया जा सकता है। हाँ चलो, कोई बच्चे बोले संस्कृत, इतने एडवांस से दिमाग लोग लगा देता है ने कि पता बाद में चलता है कि दिमाग लोग लगा रहा है। चलो ठीक है, तो द्वितीय को औद्योगिक, द्वितीय को औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीय को बोलते हैं सेवा क्षेत्र। कौन क्षेत्र? तो यहां से आता है कि द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है, तो याद रखेंगे औद्योगिक क्षेत्र। इसको मैं बार बार सिखाता हूं कि पहला में कोई किया कृषि, कृषि बहुत किया, पैसा को इकट्ठा कर लिया। जब पैसा इकट्ठा किया उसके बाद बहुत बड़का को उद्योग खोला। क्या किया बड़का को? जब उद्योग जब खोला उसके बाद सेवा करना स्टार्ट किया। तो इसलिए पहला में कृषि किया, दूसरा में उद्योग खोला, तीसरा में सेवा करना चालू किया। मेरा सिखाने का मतलब ये होता है बच्चों कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, और द्वितीय को औद्योगिक कहते हैं, और तृतीय को सेवा क्षेत्र कहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट बढ़ा जाए। ये क्या कह रहा है? मिश्रित। आपको पता है कि अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था को तीन भागों में, कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है बाबू। 1 2 3। क्या हो गया? हाय हेलो हेलो, ठीक है आ जाएगा। हाँ थोड़ा घूमने के लिए गया है। हाँ कीजिए, एरे में कोई थोड़ा दिक्कत है। चलिए हम लोग इतना जानते हैं क्या होता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी। और फिर क्या? समाजवादी की समाजवादी, सा की सा, हाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब एक होता है मिश्रित वादी अर्थ। कितने भागों में बांटा गया है? कहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था से अब क्या समझते हैं? इसकी देखो, बिहार बोर्ड के बच्चे जो एग्जाम देंगे, किसी को डिमांड में लो चाहे न, लेकिन ऐसा क्वेश्चन को डिमांड में जरूर लो। कोई तो डिमांड में ले लेता है और आप मार के तोड़ देंगे। तो डिमांड में किसको मार कर तोड़ दोगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था को औकात रखो मार कर तोड़ देने के लिए, डिमांड में, किसी और को नहीं। अब इसी को नहीं, ऐसा बड़ी मन डिमांड में उसको रखो, है कि ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी, इन दोनों अर्थव्यवस्था के बीच का मार्ग है। मतलब कहने का इसका ये है कि पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिलने से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है ना जी। कहता इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था निजी उद्यम तथा सरकार दोनों के द्वारा संचालित होते हैं। सही बात है, इसमें दोनों है ना भाई, एगो पूंजी एगो समाज। पूंजी मतलब खुद का पूंजी, समाज पूरा समाज की बात कर रहा है। इसमें दोनों ने है, कोई खास व्यक्ति भी है और सरकार के भी है। और सरकार जो है समाज है, मतलब सबके लिए सरकार है। सरकार किसके लिए है?
लेकिन निजी जो है सबके लिए है, सिर्फ और सिर्फ कोई खास व्यक्ति के लिए है ना। हम क्यों कहते हैं मोदी खास व्यक्ति के लिए? कहता है आज के अंतर्गत में अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र सरकार के अधीन होते हैं। सही बात है, वैसे बहुत सारा एरिया है जो कि क्षेत्र है जो कि सरकार के अंडर में होता है ना। तथा शेष निजी उद्यम के हाथ में क्षेत्र दिए जाते हैं। देखिए, लेकिन सरकार क्या करती है कि कोई शेष जो बाकी बचता है, जहां शेष मतलब जहां सरकार से नहीं संभालता है, जहां सरकार संभाल नहीं पाती है, वहां को निजी व्यक्ति के पास काम दे देता है। लो काम आप कीजिएगा। वो काम कब देता है? जब उसका शेष बचता है, मतलब कि जहां पर सरकार से संभालने की संभावना नहीं होता है। आप लोग ध्यान लेकिन नहीं देते। हम ऐसे बोलते हैं तो आप लोगों ने देखे लगते हैं गड़बड़, लेकिन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। इस व्यवस्था को हम पूंजीवादी और समाजवादी के बीच सवर्णी मार्ग भी कहा जाता है। ये जो रास्ता देख रहे हैं मिश्रित वाला, ये दोनों के बीच में है। किसके बीच में? समाजवादी और पूंजीवादी के बीच में है ना बबुआ। कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। सही बात, ये जोगटी में आता है। अब पूछा है, पूछेगा भी, ऑब्जेक्टिव में आता है वाला क्वेश्चन। ऐसे आएगा कि इनमें से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है? तो कौन है? कोई और नहीं रटना, जिस आप देश में रह रहे हैं वही है भारत देश। यहां पे आपको सब चीज देखने को मिलेगा, सब चीज। पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है। ये आपका पूछा है, पता है कब क्वेश्चन? 2014 में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। 2014 में ये वाला क्वेश्चन आया है और आएगा और आते भी रहेगा। तो यहां तक कोई दिक्कत? याद रखना, मिश्रित को क्या बोले हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्लस समाजवादी अर्थ व्यवस्था बराबर में क्या हो जाएगा? बराबर में मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। समझ गए बात को? इसको खाली पकड़िए, इसको पकड़िए और हम जो बोलते हैं उसको खाली पकड़िए। अब बाकी किसी को नहीं पकड़िए, आओ खाली कलम को भी खाली पकड़िए लिखने के लिए, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट ये देखिए आ गया। पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था में अंतर दें। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूंजीवादी होगा। पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक व्यवस्था का वह रूप है। ये किसका रूप है? आर्थिक व्यवस्था का, जिसमें संपत्ति एवं उत्पादन साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार हो रहता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी और का अधिकार नहीं, किसी खास व्यक्ति का। क्योंकि आप जिसको जहां पे जितना संपत्ति है उसका अधिकार उतने में रहेगा जी। अब माने किसका संपत्ति करोड़ों का है, किसी के लाखों को संपत्ति है, तो ओकर अधिकार उसी में है, उसका अधिकार। अब माने किसी के खाली एक गाड़ी खाली खेत में है तो ओकर अधिकार थोड़ा किसी से मांग छांग रहा है, किसी से छीन रहा है तो। लेकिन हाँ ये, लेकिन देखिए जीवन में हम किसी इंसान को जिसको जितना मिला है उतना में खुश लेकिन नहीं रहता है, आओ मांगने का वो प्रयास करता है। ये देखे हैं इंसान में, लोगों में। पर विद्यार्थी में देखे हैं, उसको रिजल्ट कितनों भी आ जाए ना, टॉपर कहे ना जाए, फिर भी वो खुश नहीं रहता है। विद्यार्थी रिजल्ट से खुश रहता है? नहीं, खुश रहता ही नहीं है, लेकिन खुश रहना चाहिए। इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था लाभ के लिए चलाई जाती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था चलती है पर किसके लिए? लाभ के लिए। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों का प्रबंधन सरकार के हाथ में हो। देखो,
समाजवादी में क्या होता है, इसका उत्पादन के सभी साधन सरकार के हाथ में रहता है। किसके हाथ में? लेकिन पूंजी वाला में किसी खास व्यक्ति के हाथ में रहता है। पूंजी वाला में किसी खास व्यक्ति के हाथ में रहता है, लेकिन समाजवादी में सरकार के हाथ में रहता है। तो यह समाजवादी कल्याण के उद्देश्य से चलाई जाती है। ये जो है समाजवादी कल्याण के उद्देश्य से, किसके उद्देश्य से? सामाजिक कल्याण, मतलब कि समाज को जीवन जीने का एक कला है। हाँ, कैसे आता है पता है? फिर से देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक बल दिया जाता है किसको? याद रखेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक बल दिया जाता है किस पर? तो इसका आएगा सामाजिक कल्याण पर। ये वाला आया है 2021 में क्वेश्चन। कब आया है क्वेश्चन? 2021 में आया है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन कब आया है? 2000 ये वाला हम चैलेंज कहते हैं बाबू 100% कि जब ये 21 में आया है तो 2025 में भी वाला आएगा। हम जब बोल रहे हैं आएगा, कोई बोल रहा है तय है, तो समझो तय है कि नहीं है। हम यहाँ तय नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ कह रहे हैं वो आएगा। इसका मतलब क्या होता है? आएगा जाएगा फिर भी मन नहीं भरेगा। चलो आगे बढ़ा जाए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? वही वाला है जो लोग पहले पढ़ लिए। अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें उत्पादन साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है, जो कि इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करता है। अब अपना सामान का उपयोग दूसरा को करेगा। सामान तोड़ है तो यूज तुम करो। अब माने कि मोबाइल हमर है, ये मोबाइल किसका है? तो कोई और इसको यूज कर सकता है? ये मोबाइल मेरा। ये मोबाइल से हमें खुशी होता है। कौन कह रहा है? नहीं, मेरा है। सबके अपना अपना होता है, तो उसमें सबका अपना अपना अधिकार भी तो होता है। सही बात है कि ना? तो लेकिन आपने लाभ के लिए, आपने से अमेरिका क्या है? पूंजीवादी मतलब बहुत बड़ा धन संपत्ति है इसके पास। रुपया पैसा में आगे है, धन संपत्ति में कौन? अमेरिका। आई विकसित देश भी आता है अमेरिका। और तब भाई विकसित क्यों है? जब इसके पास धन संपत्ति है, देखते तो विकसित है देश। हमारा देश कौन है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारा देश क्या है? लेकिन अमेरिका क्या है? इसको जो बोलते हैं लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, बार बार अध्ययन करते रहिए। किसमें? लेकिन बहुत बार पूछा है अमेरिका को। ऐसे आएगा कि इनमें से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो बोलेंगे क्या? अमेरिका। अगर पूछेगा इनमें से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था, बोलेंगे भारत। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? आखियां मूंद के बोलो, लेकिन आखियां खोल के लिखने का प्रयास भी करो। हाँ चलो नेक्स्ट। समाजवादी अर्थव्यवस्था वही वाला है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक नई आर्थिक व्यवस्था है। कैसा है? एक आर्थिक व्यवस्था है, बट एक नई आर्थिक व्यवस्था है। इसके अंतर्गत उत्पादक के सभी साधन राज्य अथवा सरकार के अधीन रहता है। किसके अंडर में रहता है? राज्य और सरकार के अंडर की बात कर रहा है। उन पर राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। इस व्यवस्था में अधिकतम सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से वस्तु और सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण किया जाता है। मतलब वितरण के मतलब होता है बांटना बच्चों। इसका मतलब कुछ होता है? इसका मतलब क्या होता है? तो सरकार क्या करती है? लोगों को सेवा में क्या करती है? सेवा के रूप में वो वितरण करती है। कोई चीज को क्या करती है? वितरण करती है। हाँ, कहता है क्या? समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं है। सही बात। लेकिन
सामाजिक अर्थव्यवस्था में तो बात सही है कि लाभ के लिए अर्जित जरूरी नहीं है, लोगों को कल्याण देना जरूरी है। कल्याण, सामाजिक कल्याण, लोगों को जीवन जीने का रास्ता, जीवन जीने का रास्ता होना जरूरी है। क्या? आधार, जीवन जीने का। तो सरकार तो वही कर भी रही है लोगों को, है ना, सरकार नहीं कर रही है सामाजिक कल्याण। कहता है क्या? वरना, यहाँ वरन नहीं होगा, वरना लोक कल्याण होता है, वरना लोगों को क्या होता है? कल्याण हो रहा है। किसकी सेवा से? तो सरकार की सेवा से। और निजी के लिए तो कोई मार जाए ना वो बढ़िया है, बट वो अपने आप के लिए ठीक रहेगा, किसी और के लिए। लेकिन एक सरकार, सरकार क्यों बनाई गई? पूरे समाज का नाम है सरकार, है ना। इसमें समाज के प्रत्येक सदस्य की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। सही बात है, जिसको समाज में जो चीज की आवश्यकता है उसे क्या करना है? पूरा करना है ना, तो उसके लिए उसकी जरूरी है। अब आइए, पढ़ लिए थे हम लोग ये वाला, चलिए देखिए क्या है। अबरी पढ़ना, आधारभूत कौन भूत है? एक सब भूत झाड़ देना है आज। आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? आप लोग पर अगर भूत अगर आता है तो हमको जरूर बोलेंगे, सब झाड़ फूक देते हैं। हम पढ़ाते हैं सब कुछ ना जी, बायोलॉजी पढ़ाते हैं ना। आधारिक संरचना का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। देश के कौन विकास के लिए? जिसका थोड़ा आर्थिक गुण गंभीर है उसके लिए विकास। इसके अंतर्गत में बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल होगा, यहाँ कोमा होगा, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि आते हैं। किसमें? आधारभूत। धीरे धीरे विकास हुआ है। ए आवाज, कोई भी मुंह से नहीं बोलेगा, एकदम पहले बंद करो, टच नहीं करना है इसमें। कूद जाएंगे हम यहाँ से तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कोई कोई पता बहुत इंसान होता है अच्छा, ठीक है, चले ना जाने और सब कुछ गिरा दे, तो ये सब नहीं नहीं, वो तो सबको बोलता है, वो तो सबको बोलता है चले ना जाने सब कुछ गिरा दे। मेरा कहने का मतलब ये वाला है। गिराता कौन है? जो चले नहीं जानता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? आर्थिक आधारभूत संरचना। क्या? अब आर्थिक ही पूछ रहा है। आधारभूत संरचना पर ही अर्थव्यवस्था की अधिकार होगा। यहाँ अधिरचना सही लिखा हुआ है, अधिरचना। और खंडी नहीं, खंडी होती है। यह अर्थव्यवस्था की नींव है। बिजली, सड़क, पानी, परिवहन, दूरसंचार की सुविधा के बिना आधुनिक समय में उत्पादन बढ़ाने और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जीवन स्तर उठाने में प्रत्यक्ष रूप से सहायक है। ये पता है, यही वाला है, थोड़ा सा इसमें कुछ नहीं किया है। जहां आर्थिक स्थिति खराब है उसके लिए थोड़ा दो बात जोड़ दिया है, बाकी इसमें कुछ नहीं किया है। नेक्स्ट, ये देखिए क्या करा। आर्थिक विकास का अर्थ आज पढ़ लेते। आर्थिक विकास दो शब्दों से बना है। कितने शब्द से बना है? दो शब्दों से बना है। आर्थिक विकास। एक बना है आर्थिक से, एक बना है आर्थिक से, एक बना है। तो इसके अंतर्गत में सभी मानवीय पूंजीगत, प्राकृतिक एवं तकनीकी संसाधनों का विकास शामिल किया। किसमें? आर्थिक विकास में। किसमें? आर्थिक विकास में। चलिए, बहुत ही वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे आगे की ओर। ये देखिए क्या कह रहा है। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला घटक कौन कौन? आखिर आर्थिक विकास प्रभावित होता है तो कैसे होता है, उसकी कारण क्या है?
तो प्रत्येक देश का आर्थिक विकास अनेक घटकों से प्रभावित है, जैसे जनसंख्या की मात्रा बढ़ जाना। जनसंख्या की मात्रा, इससे भी दिक्कत है कि नहीं है? हमारे सरकार कहती है हम दो, हमारा समाज कहता है हम दो हमारे 20 गो। तो किस लिए? तो भाई बिहार की स्थिति खराब करने के लिए। तो सर आप लेकिन देखिए कुछ कुछ लोग समझदार हैं, समझते हैं हमारे समाज में, तो वो आज नियम को अपनाए रखे हैं कि हम दो मतलब हम दू गो, कौन कौन एगो हम एगो हूँ। अभी बाद में आएगी तब बताएंगे। आएगो कौन दू गो? जो दू गो मतलब आएगा ना वो, ठीक है। हाँ, तो ये वाला है। और कहता है पूंजी का निर्माण, पूंजी का और तकनीकी, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? आर्थिक विकास का प्रभावित करता है। ये सब सही बात है। इन घटकों को आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व अथवा आधार कहा। तब तक आप लोग भी अपना काम कीजिए, है ना? अपना काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत काम है। इसमें अभी चलो ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। इसमें कहाँ तक हुआ था? अभी 10 और है इसमें। 10 का ना हुआ? आर्थिक क्रियाएं क्या है? यह अच्छा क्वेश्चन है। वैसे क्रियाएं जिनसे हमें आय की, वैसा देखो लोग भी चाहता है वैसा काम करो जहां आय की, जहां इनकम हो। बिना इनकम की कोई काम करेगा? जहां भी कोई भी काम करो पर दो पैसा आने की स्रोत होनी चाहिए। इसलिए कहता है वैसा क्रियाएं जिनसे हमें आय की, इनकम की प्राप्ति हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? आर्थिक। चाहे तो व्यापार हो, जैसे मैं चाहे तो वो व्यापार हो, और चाहे तो वो क्या हो? उद्योग हो, और चाहे तो वो चिकित्सा हो, मतलब डॉक्टर। ये सब क्या? आर्थिक क्रियाएं का जैसे में, आर्थिक क्रियाएं का जैसे में। इसमें देखिए क्या कहता है, भारत में आर्थिक नियोजन के लिए कौन से संस्था जिम्मेवार है? समझाएं। भारत में आर्थिक नियोजन के लिए नीति योजना आयोग। मैं यही वाला कल पूछ रहा था, कौन सी योजना वाला है? हाँ, चलिए ठीक है, मेरा कल वाला आ गया। तो नीति योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 1900 ये वाला बिहार बोर्ड में पूछा है क्वेश्चन। ऐसे आता है क्वेश्चन कि भारत में आर्थिक, हाँ, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो बोलेंगे 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1900। यही सब बात को हम लोग नोट करा कीजिए। आप लोग गलती करते यही सब बात को लेकर के, ठीक है। अस्तित्व में आया भारत के प्रधानमंत्री, इसके पदेनाध्यक्ष थे कौन? पता है उस समय कौन थे? इस समय प्रधानमंत्री थे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल, वही तो इसको लाए थे योजना को ना। इस योजना को कौन लाए थे? पंडित जवाहरलाल। वर्तमान में इसका अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। ये कौची का नाम दे दिया है जी? नाम सुन करके आपको याद रहेगा। अच्छा, अध्यक्ष हम इसको पढ़ गए थे, उपाध्यक्ष मतलब इससे छोटा है, तो इसके वर्तमान में रखेंगे। इसमें आ सकता है कि आर्थिक नियोजन के उपाध्यक्ष कौन था? हाँ वही है, कुछ है योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन था? कौन है? अब तो कौन था या कौन है जो भी आपको आएगा एग्जाम में, तो क्या मारेंगे? अरविंद
पनगड़िया, ठीक। ये आप कोई वाला रखेंगे क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट बढ़ा जा। समझ लीजिए ये वाला आर्थिक नियोजन। योजना आयोग के शब्दों में आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के साधनों के विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। और भारत में यह कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग के माध्यम से ही किया जाता है। इसी प्रकार योजनाओं के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार विकास की गति को तेज कर आर्थिक विकास करती चली आ रही है। जरूरी है विकास को तेजी करना बहुत, तब तो हमारा देश फिर विकास करेगा, है ना। इस वाला बात को, इस वाला बहुत इसमें इजी रहा, कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा खाली जानिए। आप देखिए, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। देखिए इसमें कुछ कुछ बच्चे लोग को पता होगा, ये पढ़ाया गया क्वेश्चन है, आया है बिहार बोर्ड में, है ना। हम लोग बिहार में रह करके अगर नहीं पता करेंगे कि बिहार पीछे क्यों है, तो फिर क्या जानेंगे। हमसे पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पता होगा, छोटे छोटे बच्चों की पता होगा बिहार पीछे है, तो समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने उसको सिखाने का प्रयास किया है। इसलिए मैं कहता हूं, हम जो पढ़ाते हो भविष्यवाणी क्वेश्चन को पढ़ाते हैं, जो भविष्य में आपको आएगा, जो भविष्य में कोई पढ़ा होगा उसको दिल दिमाग पर चोट लगता होगा कस की, कि नहीं हम पढ़े हैं, चोट लग रहा है सर, हम पढ़े हैं। कौन चोट? चोट दो प्रकार के होता है, एगो काम एगो बाधी, तो काम वाला लग रहा होगा। कहता है बिहार पिछड़ेपन के दूर करने का उपाय है। यहाँ पर ही बिहार पीछे तो है, तो उसको दूर करना है, आगे बताएंगे उसका हम क्या बिहार पीछे है तो क्यों है। पहला कारण जनसंख्या पर, जनसंख्या को रोका जाए। जनसंख्या को, बिहार में कोई कोई परिवार ऐसा कोई लोग है जो कि खुद 2 गो है, लेकिन होकर 20 गो नहीं 24 गो भी है, 12 गो भी है, और कौन पूछता है 4 गो 3 गो के उतना का पेछा। यही कारण से देखो अगर कोचिंग कर रहा है, सच बोलो तुम कोचिंग कर रहा है, मुझे पता है। टोपी के बगल वाला लड़का पूजा कर रहा था, क्या मन करके अभी पूजा करता है, वो पूजा करता है क्लासे में। कहते हैं उसके मॉर्निंग में स्नान करके ठंडा तेल लगा के पूजा करो, ताकि मियाज क्या रहे, ठंडा न रहेगा रे गधा। शिक्षा का प्रयास, प्रसार है मैया, प्रयास लोगों पढ़ता है, तो शिक्षा को क्या करो। और जीवन में एक शिक्षा ऐसा है जो आपको जीवन को बदल सकता है, और एक शिक्षा ऐसा है जो हमारे देश को आगे विकास कर सकता है। इसलिए सबको पढ़िए, अब एजुकेशन को क्या कीजिए, ग्रहण कीजिए, नॉलेज को बढ़ाइए। इसलिए कहते हैं सबको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, अब आगे बढ़िए, अब बिहार को ये बढ़ाइए, अब खुद को ये बढ़िए, लोगों की बढ़ाइए। समझ में आ रहा है। बाढ़ पर हमारा बिहार तो अब मत कहिए, नेपाल में पानी बढ़ता है, बिहार में घुस जाता है। बारिश नेपाल में होता है, बिहार में कहा कि बिहार के बगल में नेपाल है, तो और बिहार तबाह है किससे, बाढ़ से, और तबाह है बिहार बाढ़ से। तो इससे भी तो नियंत्रण करना चाहिए ना, ध्यान देना है। उद्योग का, एक तो बिहार में कोई फैक्ट्री भी नहीं है, इसलिए बिहार से लोग मुंबई, तमिलनाडु, केरला, कन्याकुमारी, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सूरत, गुजरात, ना जाने कहां कहां लोग जाता है बिहार से इनकम के लिए। तो बिहार में ही क्यों नहीं काम मिलते, क्योंकि यहाँ पे उद्योग नहीं, तो यहाँ उद्योग होना चाहिए, होना चाहिए, तब तो गरीबी भागेगा बिहार का। ये अब कर रहा बिहार को दूर करने का, हाँ मतलब बिहार से गरीबी है तो पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय रहा, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार पीछे है तो क्यों, कारण क्या है, कुछ तो हर किसी के पीछे कोई कारण होता है।
पहला कारण क्या है? तो इसका पिछड़ेपन की निम्नलिखित कारण है, निम्न कारण है। पहला है शिक्षा। यहाँ के लोग पता है कितना परसेंट पढ़ा लिखा है? कितना परसेंट? 63। यहाँ के लोग पढ़ने लिखने में भी बहुत ही तेज है, लेकिन बहुत कम लोग तेज है। पढ़ने लिखने में लोग तेज है, लेकिन बहुत कम लोग पढ़ता है। कितना परसेंट? यही जाइए अब केरला में देखिए, वहां पावर एजुकेशन का क्या है, कितना परसेंट पता है? 91 से 93% है। केरला में कितना परसेंट? केरला की मैं बात कर रहा हूं, केरला तो कितना? 91 से 90। वहां लोग पढ़ा लिखता है, उतना लोग पढ़ता लिखता है केरला की। मतलब यहां से भी आता है एग्जाम में कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर है, उसका आंसर होता है केरला। और सबसे कम है तो बिहार, जहां हम लोग रहते हैं। यहाँ के लोग को पढ़ता है, हम देते हैं होमवर्क करने के लिए क्लियर, तो कहता है सर छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, सर नहीं दीजिए, सर से तबीयत खराब था न बना के लाए, सर मम्मी वो काम करने के लिए, मतलब बहाना। ये लक्षण है बिहार का। ये देखो, सीखो यहाँ से। यही से, यही कारण से पीछे है कौची? साक्षरता दर। इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग कि बनिए कैरानियन, लेकिन आप लोग ऐसा चाहते नहीं कि हम बने। तो आप ही लोग जब नहीं चाहते तो फिर हम क्यों करें प्रयास? आप अगर चाहेंगे कि हम कोई सिखाए तो सिखाएंगे जी। आप लोग कहेंगे नहीं सीखेंगे तो हम नहीं सिखाएंगे। हमारा कहा नाम है, हमारा कथन रहता है कैसा ईरानियन बनो। आप लोग कहते हैं नहीं बनेगा तो कहाँ सिखाएंगे हम? मेरा कहने का मतलब होमवर्क देते बना के लाओ, बना के लो, लाता नहीं है तो फिर कैसे होगा बताइए? बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा कोई गलती करेगा? नहीं नहीं, गलती कोई करेगा? जब कोई देते हैं, अरे देते क्या है, तो ना बांट रहे हैं छेना रसगुल्ला मलाई, देते हैं तो आप लोग को देते हैं रसगुल्ला मलाई। कौन वाला? होमवर्क में साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी, चाहे मैथ, आप लोग के लिए रसमलाई वही है ना? दूसरा में क्या है? यहाँ इतना जनसंख्या में वृद्धि है ना, जनसंख्या में वृद्धि यहाँ होगा। जनसंख्या में अब बताइए, जनसंख्या में इतना वृद्धि है कि लोगों को एक इंसान के 4 को बाल बुतरू है ना, बाल बच्चा 4 को भी है, 10 को भी है, 12 को भी है। उतना काहे सला किया था जब उसके पढ़ाने का औकात नहीं है तो? इसलिए हम कहते हैं आप लोग को, सभी को, हम लोग नया जनरेशन वाले इंसान है, हम लोग समझ रहे हैं स्थिति को, तो हम लोग सुधारने का भी प्रयास करेंगे। क्या करना है? हम दो, हमारे एगो रहेगा सो बढ़िया है, लेकिन थोड़ा डाउट होता है एगो पर, कब वो उड़ जाएगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए 2 गो होना बहुत, एक उड़ेगा तो एक का पूरा संपत्ति होगा ना जी, इजी वाला। तो इसमें मत कहिए। इसलिए इसको क्या करना है, काम करेंगे तभी बिहार की गरीबी भी सुधरेगा। तकनीक का यहाँ पर देखो ना, खोजकर्ता भी तकनीक के बहुत कमी, अभाव मतलब कमी होता है। यहाँ कभी सुने हैं कि नया नया निर्माण हुआ, वो हुआ? नहीं कभी सुने होंगे। उतना टेक्निकल है ही नहीं है, उतना तकनीक है ही नहीं है लोगों के पास। तो तकनीक कब होगा? लोग बहुत लेकिन मजा लेकिन लेता है कब? जो आप कमेंट नहीं करेंगे तब। लेकिन लोग कोई कमेंट से ही भाग जाता है। चलो कोई बात नहीं है। पूंजी आधारित संरचना का यहाँ पर रुपया पैसा में क्या है? यहाँ पर ही बहुत सारे वैसे लोग देखो ना, गरीब, हेलो, आपको सबसे ज्यादा गरीब मिलेगा बिहार में, और सबसे ज्यादा भीख मांगा मिलेगा बिहार में। भीख मांगने वाला भैया 2 पैसा नहीं, 2 रुपया का रुपया भैया देखे होंगे कभी आप लोग, सफर किए होंगे ट्रेन में, बस में, कोई पार्क में, तो लोग एकदम परेशान कर देता है, भैया 10 रुपया। और 2 रुपया कोई नहीं लेता है जी, फेंकता है। 10 5 खोता है। कितना खोता है भैया? 10। और नहीं देगा उतना जाएगा आपको पास से, नहीं जाएगा, एकदम पीछे पीछे लटके चलेगा। ऐसा कितनी बार हुआ है, बट हमको पास नहीं, क्योंकि जो जितना मांगते हैं उतना हम दे देते हैं, खुशी से देते हैं।
हाँ हाँ, जो मांगता है सारा कुछ ही करते हैं देने को उसको। गरीब इंसान है तो उसका भी तो जिंदगी चलना चाहिए ना किस तरीका से। लेकिन पता है उस इंसान गरीब नहीं होता है, मैंने देखा है जान करके उसे, बहुत अमीर आदमी होता है वो। वो 5-5 रुपया मांग मांग के एक दिन में वो 5,000 मांग लेता है एक दिन, वैसे वैसे 5,000। अब बताइए जो इंसान एक दिन में कमाएगा 5,000, क्या वो गरीब रहेगा? एक दिन में 5,000 तो एक महीना में कितना छाप देगा पैसा के वो देखो। मशीनवा नहीं है छाप देगा ने, तो कैसे कहेंगे गरीब है? गरीब नहीं है, लेकिन गरीब जैसा बन कर वो दिखाना चाह रहे कि मैं गरीब हूं। एक लोग मत कहो, कहता कुछ है करता कुछ है, बोलता कुछ है करता कुछ है, सुनता कुछ है सुनाता कुछ और है। ऐसा है दुनिया। क्या लग रहा है आपको? चलिए नेक्स्ट। उपनिवेश किसे कहते हैं? आप लोग के बताए थे हम पिछले वीडियो में, हिस्ट्री में। उपनिवेशवाद क्या है, लेकिन यहाँ पर ये उपनिवेश क्या है? हाँ देखिए वैसा ही है। जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र, शक्तिशाली मतलब पावरफुल देश, कैसा देश? पावरफुल दे पीछे, पावरफुल है अपने आप में पीछे वाला लोग, अपने से कमजोर राष्ट्र के ऊपर कब्जा कर लेता है। अरे यार कब्जा पता है कौन करता है किसके ऊपर? जो विकसित रहता है से करता है कब्जा, और वो करता है कहां? जहां कमजोर देखता है वहां। और उसका आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण परिणाम कर देते हैं, उसके द्वारा कब्जे में लिए गए देश को ही उपनिवेश कहते हैं। आप अगर देश में कुछ कर लिए, कब्जा कर लिए, अगर ले लिए, उसको को क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं। भारत भी 15 अगस्त 1947 से पहले, 15 अगस्त मतलब कहने का है कि हमारा देश आजाद होने से पहले की बात कर रहा है, तो ब्रिटेन का उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का उपनिवेश मत था। मतलब कि हमारा देश भी ब्रिटेन में कब्जा, सॉरी ब्रिटेन भी हमारा देश में कब्जा किया था, लेकिन देश को आजाद होने की पहले की बात कर रहा है। कृषि जनित उद्योग क्या है? ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित है या जिनके उत्पादन में कृषि से कच्चा माल आता है। कच्चा माल कहां से आता है? कृषि से। कहां से? और उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे में आम से अचार बनाना, आम से अभी मौसम भी है, आम से अचार बनाना मौसम में तो वही है। और टमाटर से टमाटर की चटकार कर खाना चाहिए। फिर क्या है? सॉस बनाना, सॉस चौमिन के भी देखे होंगे, खाए होंगे, उसमें सॉस पड़ता है। ये सब क्या है? कृषि जनित। ये सब जब भी बन रहा है तो कहां से बन रहा है? कृषि से सब बन रहा है। टमाटर कहां से लाए? कृषि से। आम कहां से आया? कृषि। आम का भी कृषि होता है, उसका ही बाग बगीचा होता है ना, कृषि न होता है वो भी। आइए आगे। नरेगा पूर्ण, नरेगा पूर्ण क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत शुरू की गई है। उसे क्या कहते हैं? नरेगा। नरेगा जो लोग मिट्टी वगैरह कोड़ता है ना, लोग क्या करता है? कितना लोग जो गरीब होता है ऐसे काम करता है, किसमें? नरेगा में। किसमें? इसका लेकिन कुछ दिन पहले नाम था मनरेगा। इसी के नाम था क्या? आज से कुछ दिन इसका पहले नाम आया था मनरेगा। मनरेगा में पता है कौन काम होता है? मिट्टी का खुदाई होता है। कहीं देखो कोई आरा वगैरह में, आरा पर
वहां लिखल रहेगा मनरेगा, ऐसे रहता है, उसमें लिखा हुआ रहता है भाई। ये वाला आपका हो गया। ये ऐसा हो गया। हेलो, ये कोची से कटेगा जी, रिमोटवा कहाँ है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसके तहत क्षेत्र के नागरिकों को खाने के लिए रोटी उचित सरकारी दर पर उपलब्ध करता है, ताकि कोई भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति भी निर्धारित कैलोरी को पूरा करे, जो उसको चाहते वो क्या करे, पूरा करे। इसको नाम है सार्वजनिक वितरण। कौन करता है? सरकार नहीं कर सकती है, और तो कोई खास शासन करेगा नहीं। फिर क्या है सार्वजनिक क्षेत्र? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत वे उद्योग या व्यवसाय आते हैं जिन पर सरकार का नियंत्रण रहता है। अब इस क्षेत्र के उद्योग सरकार द्वारा संचालित एवं नियमित होते हैं तथा सरकार ही उनका एकमात्र स्वामी या प्रमुख अंशधारी होते हैं। कौन होती है? सरकार। मेरा नाम है सार्वजनिक एरिया, मतलब सबका उसमें अधिकार है। यह क्षेत्र में उत्पादन की प्रक्रिया में लोक कल्याण के अधिक महत्व देता है। किसका? किसकी बात कर रहा है? किसमें? सार्वजनिक क्षेत्र में कल्याण किसको है? लोक कल्याण। देखिए क्या है इसमें, कुल सकल घरेलू उत्पाद जरूरी है ये वाला। हाँ कान कितना रोकिए ने, कुल इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सकल घरेलू। ये वाला आता सकल घरेलू। कहता है किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा अपनी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु, एक निश्चित वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौलिक मूल्य को कुल या सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। बोलो। हाँ, उत्पादित कहाँ लिखा हुआ? यहाँ पे तो यहाँ पे जी, यहाँ से होगा, यहाँ से कुछ ही होगा। इकाई नहीं होगा यहाँ तक। क्या कह रहा है इसमें? अंतर्गत एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के, हाँ जी, सेवाओं के नहीं होगा आपका, सेवाओं के कुल या सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अब इसमें देश के नागरिक तथा गैर नागरिक, देश के नागरिक और गैर नागरिक की बात कर रहा है। गैर नागरिक के अंशदान को शामिल किया जाता है और यह किसी भी देश के जीवन स्तर का एक संकेत या साधन है। संकेत या साधन। सुन टाइम कितना हुआ है? चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़िए।